नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब जो भी समय बचा हुआ है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। यहाँ पे डॉट लाइन दिया है, बताना है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। यहाँ पर पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान सबसे बेहतर किससे सीखता है। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए दिया अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जटिल अवधारणाओं को समझने और उनके बारे में सोचने की क्षमता होती है। बच्चा तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु है, इसका मतलब यह विकल्प गलत है। विकल्प नंबर बी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। बच्चा तो इसमें बहुत छोटा है, जन्म से लेकर 2 वर्ष, तो वह भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग कैसे कर सकता है। अनुप्रयोग का मतलब वह होता है कि जिस पर वैज्ञानिक शोध कर चुके होते हैं व्यक्ति उसे अपने लिए उपयोग करता है। इसका मतलब यह भी विकल्प गलत है। विकल्प नंबर सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगर बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु का है तब पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पकड़ने, चूसने आदि क्रियाओं द्वारा वह बेहतर सीख सकता है। इसका मतलब यह विकल्प सही है। विकल्प नंबर डी भी देख लेते हैं, दिया है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। अगर बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक है तब वह निष्क्रिय और सक्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। निष्क्रिय शब्द का मतलब होता है कि गतिविधि में संलग्न नहीं होना। इस तरह से यह भी विकल्प गलत है। इस तरह से पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीख सकता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, वह किस अवस्था में होता है। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी यानी विकल्प बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, विकल्प नंबर सी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में, विकल्प नंबर डी किशोरावस्था के दौरान। सीटेट में शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है। विकल्प नंबर ए है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। हम पहले जानते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था सामान्यतः 2 से 10 वर्ष की आयु तक होता है। अब इसके पूर्व की बात कर रहा है। अब जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक, अब इस अवस्था में तो गहन और जटिल समाजीकरण तो नहीं होगा। इसका मतलब यह विकल्प गलत है। चलिए विकल्प बी के बारे में देखते हैं। प्रौढ़ावस्था के दौरान। प्रौढ़ावस्था वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति आधी उम्र अपनी पार कर चुका होता है। यह 35 से 40 के बीच होती है। इसका मतलब यह भी विकल्प गलत है। विकल्प नंबर सी के बारे में जानते हैं। दिया है कि व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। ऐसा नहीं है
व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। इसका मतलब यह भी विकल्प गलत है। विकल्प नंबर डी दिया है किशोरावस्था। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु तक होता है। किशोरावस्था को ही मनुष्य के जीवन का बसंत काल भी माना गया है। इसी अवस्था में हर चीज जानने और समझने और करने की तीव्र इच्छा होती है। हमारा विकल्प डी सही होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। आनुवंशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। विकल्प नंबर ए गत्यात्मकता, विकल्प नंबर बी स्थिर, विकल्प नंबर सी प्राथमिक, विकल्प नंबर डी गौड़। विकल्प के बारे में जानते हैं। विकल्प नंबर 1 गत्यात्मकता। गत्यात्मकता का मतलब है कि गतिशील, गतिमान। इसका मतलब यह विकल्प गलत है। विकल्प नंबर बी है स्थिर। विकल्प नंबर बी स्थिर सही है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता जो है यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। जैसे एक महिला और एक पुरुष से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 50% गुण उस बच्चे में आ जाता है, जैसे रंग, रूप, शरीर की बनावट, स्वभाव। इसलिए आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। विकल्प नंबर सी प्राथमिक। आनुवंशिकता को प्राथमिक सामाजिक संरचना नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर डी है गौड़। गौड़ का मतलब होता है सहायक। इस प्रकार से यह भी विकल्प गलत है। अब हम प्रश्न नंबर 4 के बारे में देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबद्ध है। विकल्प नंबर ए व्यवहारवादी, विकल्प नंबर बी रचनावादी, विकल्प नंबर सी संज्ञानवादी, विकल्प नंबर डी विकासवादी। हमें अब ये जानना है कि अवलोकनीय व्यवहार क्या है। अवलोकनीय व्यवहार में वह सब कुछ शामिल होता है जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को करते हुए देख सकते हैं। इसमें चलना, बात करना, बैठना, गाना, गले लगाना, खाना, सोना, गणित की समस्याएं हल करना आदि। विकल्प के बारे में देखते हैं। विकल्प नंबर ए है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी का मतलब होता है अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन। जो ऊपर बताया गया है अवलोकनीय व्यवहार, इसी का अध्ययन व्यवहारवादी है। विकल्प नंबर बी के बारे में जानते हैं। रचनावादी। रचनावाद वह सिद्धांत है जो कहता है कि शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे लोग दुनिया का अनुभव करते हैं और उन अनुभवों पर चिंतन करते हैं, वे अपने स्वयं के प्रतिनिधित्व बनाते हैं और अपने पहले से मौजूद ज्ञान स्कीमा में नई जानकारी शामिल करते हैं। यह हुआ रचनावाद। संज्ञानवादी। विकल्प नंबर सी के बारे में जानते हैं। संज्ञानवाद मन को समझने का एक सिद्धांत है। विकल्प नंबर डी है विकासवादी। विकासवाद इस विचार को बताता है कि विभिन्न जीव और उनकी प्रजातियां एक निश्चित अवधि में परिवर्तन से गुजरती रहती हैं। प्रश्न में यही कह रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से संबद्ध है। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? विकल्प नंबर ए है समानता और अंतर
देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। विकल्प बी है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और निष्क्रियों को याद करने के योग्य बनाना। विकल्प नंबर सी है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। विकल्प नंबर डी है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। प्रश्न में कह रहा है कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें विकल्प नंबर बी गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना यह समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित नहीं करता है।